बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाइन के साथ इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन ख़रीदने और बेचने में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं कि इंसान किस वक्त ख़रीद रहा है और किस वक्त बेच रहा है। अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और सही मानों में सही वक्त पर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट का इंतखाब करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। आज प्रोग्राम में प्रॉपर्टी लाइन पर डिस्कस के लिए मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब अहमद वकास साहब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वकास साहब, आपने माशाल्लाह BSc UET से की है टाउन प्लानिंग के अंदर, MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की है और मास्टर किया हुआ है आपने आर्किटेक्चर में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आप किस तरह से सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में किस तरह इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका और वैल्यूज़ टीवी की मैनेजमेंट का जो आज हम प्रॉपर्टी लाइन में मौजूद हैं। तो सर आज हम जो डिस्कशन हमने करनी है बेसिकली वो हमारे की इंडिकेटर्स हैं कि हमने जो है वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास जो की फैक्टर्स हैं वो हमने क्या हैं जो हमने ज़हन में रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि उसकी अप्रूवल है। अगर उसकी अप्रूवल है तो उसकी अप्रूवल के पीछे जो है डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, उस डेवलपर ने कितनी फ़ाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी सेल की हुई हैं, वहाँ पे लैंड के क्या क्या मामलात हैं। तो हमें ये चीज़ें जो है ना वो स्पेशली मद्देनज़र रखनी चाहिए जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें। इवन हम इन्वेस्टमेंट करें या हम अपने जो है वो रेजिडेंस के लिए भी प्लॉट लें, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो कि सोसाइटीज़ में नॉर्मली प्रोवाइड नहीं की जाती। तो हमें इन चीज़ों का एक दफ़ा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्या स्टेटस क्या है, उस सोसाइटी का क्या स्टेटस है, या वहाँ पे डेवलपमेंट जो है उसका क्या स्टेटस है, अप्रूवल का क्या स्टेटस है। जिस तरह आपने कहा कि इसके कीज़ फैक्टर हैं 3-4, तो आज हम अपने नाज़रीन को डिटेल से बताएँगे कि ये कीज़ फैक्टर किस लेवल तक, किस हद तक हमें जाकर चेक करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लैंड की क्लियरेंस है। लैंड की क्लियरेंस से क्या मुराद है कि उधर कोई किसी और का कब्ज़ा ना हो या उधर कोई फसलें ना लगी हों या उसके डॉक्यूमेंट्स की क्लियरेंस है, ये बताइएगा। बिल्कुल सर, इसमें जो है वो दोनों एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। विदर कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर होने चाहिए, जो सोसाइटी लैंड परचेज़ कर रही है वो उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, या इवन उनके पास जो है वो उसकी पोजेसन जो है। ये दोनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन दोनों में से एक भी हो तो आपकी जो है लिटिगेशन जो है वो स्टैंड करती है। इवन इन कोर्ट में हो या इवन एट कब्ज़ा माफिया हो, दोनों सूरतों में आपकी लिटिगेशन जो है वो स्टैंड करनी है। तो लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस चीज़ का अंदाज़ा या ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो आप किसी सोसाइटी के अलावा है, वेदर के आप अर्बन एरियाज़ में ले रहे हैं या रूरल एरियाज़ में हैं, तो आपको देखना चाहिए कि आपने प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री देखें, उसकी फ़र्द देखें, उसके रेवेन्यू सिस्टम से उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, ताकि आपको बाद में मसाइल निकलने से अच्छा है कि अगर आप पहले उसकी क्लियरेंस कर लें। तो फिर वही बात आपकी कि जैसे अगर हम टाइम के ऊपर इन चीज़ें देख लें या टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी एज़ कम्पेयर टू हमें बाद में उस पर अफसोस हो कि हमें जब हमने कोई चीज़ ली है तो हमने उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की, लैंड की वेरिफिकेशन नहीं की, फिर इसी तरह हमने दूसरी चीज़ें उसकी नहीं देखी, तो फिर हमें उसके ऊपर बाद में जो है वो होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। या इवन अगर ज़ाया ना भी हो तो आपके पास एक स्ट्रेस का लेवल आपका एक क्रिएट हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को ना देखें। अगर आप देख लें तो आप ज़हनी तौर के ऊपर मुतमईन रहते हैं कि आपकी जो एक इन्वेस्टमेंट है या जो आपने किया है, इन्वेस्ट किया है, वो आपकी एक सेफ़ जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। वकास साहब, जैसा आप बता रहे थे कि इसके कीज़ फैक्टर हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, लैंड का क्लियरेंस होना आपने डिटेल से बताया नाज़रीन को। फिर उसके बाद इसकी अप्रूवल आ जाती है। किसी भी सोसाइटी की, टाउन की अप्रूवल के लिए ज़ाहिर है जो डेवलपर है वो अप्लाई करता है अपने रेलेवेंट उस TMA में, या अगर LDA की जुरिडिक्शन में आता है तो LDA में अप्लाई करेगा। तो उसके लिए उसे पहले NEC जारी होता है रेवेन्यू की तरफ से, फिर वो 10-12 के करीब उसके NOCs हैं जिसमें इरिगेशन का है, IPA का है, लेस्को का है और SNGPL का है, PHA का है, वासा का है और टेलीफोन का है।
फिर एंड पे जाके टेक्निकल अप्रूवल जो LDA से मिलती है। तो अमूमी तौर पर पहले तो ये होता था कि सोसाइटियाँ अपना जब कमर्शियल ऐड चलाती हैं तो लिखती हैं कि TMA अप्रूव, LDA अप्रूव। अभी उन्होंने अप्लाई किया होता है तो लिख देते हैं TMA अप्रूव, LDA अप्रूव। बिल्कुल। ये नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो पहली अप्रूवल है NEC के ऊपर, एक उन्हें NOC मिल जाता है, उसके बाद प्रोसेस में फ़ाइल लग जाती है। बिल्कुल। और टेक्निकल अप्रूवल जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक उस सोसाइटी की बाकायदा अप्रूवल नहीं होती। तो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम अप्रूव हो चुके हैं, तो आया इसमें हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि आया पहले ही NOC पर सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी होती हैं या प्रोसेस में चीज़ें लग जाती हैं। उनमें प्लस माइनस भी हो सकता है। बाद में बंदा ड्राइंग जो है अपनी दोबारा सबमिट करता है, उसमें एडिशन करता है, रिवाइज पे चला जाता है, तो उसमें हमारे नाज़रीन को ज़रूर। बिल्कुल सर, आपने वैसे ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने चीज़ें चेक करनी है। इसमें जो आपने 7-8 NOCs का नाम लिया है, इसमें ये भी चलते हैं साथ साथ, और इसके साथ साथ आपका एक जो मेन रेगुलेटर का रोल होता है, जो मेन रेगुलेटर होता है वो TMA है या LDA है या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, जैसे RDA हो सकता है, पंजाब के केस में RDA है, FDA है, MDA है, GDA है। डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं फॉर अप्रूवल ऑफ हाउसिंग स्कीम। तो इसमें सर डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे जैसे स्टेज क्लियर होती जाएगी उसके हिसाब से चलती जाएंगी। नॉर्मली जो डेवलपर है वो इसके ऊपर बात करते हैं कि हमने जो है फर्स्ट NOC जो होता है वो PPP होता है। PPP का मतलब होता है प्रीलिमिनरी प्लानिंग परमिशन, कि अभी तो ये आपको खत्म कर दिया गया जी, अभी कुछ LDA में ख़त्म कर दिया गया और कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और TMAs में अभी भी वैलिड डायरेक्ट NOCs वो यही इसी वजह थी कि LDA ने पहले किया हुआ था। इससे फाइल की प्रोसेसिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और जो है वो दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ईजी हो जाता है। फॉर इंस्टेंस आपको अगर किसी ने PPP इशू किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपकी वो जो लैंड है वो अप्रूवेबल साइट के अंदर है, क्योंकि मास्टर प्लान के अंदर उसका स्टेटस देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई भी स्कीम जो अब बन रही है, अगर वो मास्टर प्लान के अंदर, अगर पेरी अर्बन के अंदर है या प्रपोज्ड रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है तो वहाँ पे स्कीम बन सकती है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको PPP इशू ही नहीं होगा, और जब इशू नहीं होगा तो वहाँ पे जो है वो अपना यानी कि एक्टिविटी लॉन्च नहीं कर सकते या आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते। हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि उसको PPP यानी कि प्रिलिमिनरी परमिशन अलाउ ही नहीं करता, LDA या TMA नहीं करता, तो सोसाइटी बनाने के लिए स्पेसिफिक लैंड का होना ज़रूरी है, जिसमें आप ग्रीन लैंड कहते हैं, ये ब्राउन है, ब्राउन एरिया है, ये ग्रीन एरिया है, और ये इंडस्ट्रियल है और ये एग्रीकल्चर है। तो सोसाइटीज़ मोस्टली ब्राउन एरियाज़ पर। जी बिल्कुल। LDA का अपना एक मास्टर प्लान है। पहले वो पूरी डिवीजन का था, इस वक्त जो है वो दारुल हिंसा बना रहा है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का बना रहा है, लेकिन उसमें जो अलाइंस है वो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के साथ है। डिस्ट्रिक्ट कसूर के साथ भी है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के साथ भी है और शेखुपुरा के साथ भी है। तो इन तीनों के प्लान उनके आपस में अलग-अलग होंगे, क्योंकि वो अब चूँकि एक दफ़ा LDA के पास एरिया है ये सारा इस वक्त, तो इन सब का मास्टर प्लान LDA के बनाना ज़िम्मेदारी है। चूँकि 2016 में ये एरिया सारा LDA के पास आ गया था। अब उसमें यह है कि अगर LDA जो है वो अपना NOC इशू कर देता है जो कि उसके एरिया के ब्राउन एरियाज़ के अंदर आ रही हैं, अगर ब्राउन एरियाज़ के अंदर आता है तो वो PPP इशू कर देता है। PPP इशू होने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे स्कीम जो है वो बन गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्कीम जो है वो बन सकती है। इसमें जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्लियर हैं, लेकिन उसमें भी लैंड वेरिफिकेशन जो है वो क्लियर नहीं है। इसके अलावा जो है अब तो वैसे LDA PPP तभी इशू करता है जब आपकी लैंड की जो वेरिफिकेशन है वो कर लेता है, क्योंकि कुछ डेवलपर्स ने इसको देखना शुरू किया था कि PPP ले ली, इसके बाद आपने लॉन्चिंग स्टार्ट कर ली। जैसे आपने पहले कहा कि अगर हम जो है ना वो कह देते हैं कि अप्रूव है, अप्रूवल का मतलब LDA के अंदर 2 NOCs थे पहले, एक PPP थी और एक टेक्निकल अप्रूवल थी। टेक्निकल अप्रूवल जो है वो आपके तमाम NOCs के बाद होती है, और PPP जो है वो आपको शुरू में 4 चीज़ें देख के दे दी जाती थी कि ये साइट फ्लड प्रोन तो नहीं है, इसका राइट ऑफ वे क्लियर है, और जो है ये
इन्वायरमेंट से क्लियर है और जो है यानी कि ये उस एरिया के अंदर फॉल करती है जो LDA का प्रपोज्ड मास्टर प्लान के अंदर एरिया आ रहा था। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, 4 चीज़ें, तो इसके बाद आपको ट्रिपल भी इशू होगी। लेकिन ट्रिपल भी इशू होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्कीम बन गई है, इसका मतलब ये कि ये स्कीम यहाँ पे बन सकती है। आपने बाकी चीज़ें उसी तरह चेक करनी है। लैंड वेरिफिकेशन, आपको टेक्निकल अप्रूवल है, उसके बाद आपको टेक्निकल अप्रूवल से पहले आपको लैंड वेरिफिकेशन और तमाम NOCs को क्लियर करवाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर आपके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगते हैं और आपको अप्रूवल नहीं मिलती। लेकिन मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो विदाउट NOCs और विदाउट यानी कि एक ट्रिपल P की बेस के ऊपर वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं और मार्केट से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि डेवलपर को कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? सर, इसमें डिपेंड करता है कि जो डेवलपर की इंटेंशन है वो क्या है। डेवलपर की इंटेंशन, फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च कर रहा है उसका वॉल्यूम ही 30 कनाल या 40 कनाल है, तो उसमें डेवलपर की जो कंसेंट है वो इतनी मैटर नहीं करती। इतनी लैंड को क्लियर करना इजी होता है, लेकिन क्लियर करना उसका पहला डोर स्टेप होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि फ़ाइल सबमिट करते हैं और उसके बाद बेचना शुरू करते हैं। जो डेवलपर की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास लैंड होनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो फिर आपकी जो लैंड है उसके मुताबिक आपको ये देखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो डेवलपर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसने चीज़ों को किस तरफ लेके जाना है। तो वकास साहब, आप बता रहे थे कि डेवलपर साउंड भी होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए और डिलीवर जो कर सके उसकी प्रॉपर्टी से आपको प्लॉट या अपना कमर्शियल ख़रीदना चाहिए। हर एक बंदे से नहीं ख़रीदना चाहिए। फिर ये बताइएगा नाज़रीन को, ये जो मार्केटिंग कैंपेन होती है ये कितना रोल अदा करती है आपके चीज़ के ख़रीदने में या बेचने में? सर, बेसिकली जो है प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीज़ें ही बिकती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और उस लोकेशन को दिखाने के लिए जो आपकी कैंपेन होती है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ लॉन्च करती हैं। अब तो कई सोसाइटीज़ ने अपने डीलर्स को रखा हुआ और डीलर्स इतने यानी कि हैवी इन्वेस्टर बन चुके हुए हैं कि वो खुद से अपनी कैंपेन्स करते हैं। अब सोसाइटीज़ समहाउ, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अपनी कैंपेन चलाती हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि उनके डेवलपर्स और उनके इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी कैंपेन चला जाते हैं। तो उसमें ये होता है, उनको टेक्निकल एज मिल जाता है कि जी जनाब हमने ये कैंपेन चलाई नहीं है, वो इसको थोड़ा सा लीगली प्रोटेक्ट कर जाते हैं अगर इन्वेस्टर आपका चला रहा है। अगर कुछ सोसाइटीज़ खुद चला रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आपका बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस जो होती है वो बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं डेवलपर्स अपनी तरफ। तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक अट्रैक्शन का एक प्लेटफॉर्म होगा, विदर के वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या आपके जो है वो दोस्त अहबाब, कल्चर, फैमिली जो है वो उधर से आप देखते हैं। लेकिन बेसिकली ये अट्रैक्शन होती है जो कि डेवलपर्स जो अट्रैक्ट करते हैं और इसके लिए वो बहुत हैवी कैंपेन्स चलाते हैं। और एक आम सादा बंदे को लगता है कि ये बहुत यानी कि कैंपेन से देख के लगता है कि अगर ये कैंपेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अप्रूवल भी होगी और बाकी चीज़ें भी इनकी क्लियर होंगी। इस वजह से ये हमारे रेगुलेटर का काम है कि वो इन चीज़ों को देखे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी ये भी आती है कि रेगुलेटर की डोमेन में है या नहीं है कि उसकी मार्केटिंग कैंपेन को देखे। तो इसके बारे में जो अभी कानून जो है वो वाज़ेह नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलेटर की नज़र में आती हैं, वो उनकी डेवलपमेंट, अगर इलीगल डेवलपमेंट होती है तो वो उसको देख सकता है, अगर इलीगल एडवर्टीज़मेंट जो होती है उनको देख सकता है, बट सम स्मॉल स्केल, यानी कि इसके लिए कानून बहुत ज़्यादा वाज़ा नहीं है। तो जो है डेवलपर जो हैं वो कैंपेन चलाते हैं इस पे और ठीक ठाक कैंपेन चलाते हैं और इसमें अरबों रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी जो हैं वो उनकी एक्सचेंज करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, फिर बाद में उसी पैसे को जो पब्लिक मनी होता है उसी को इन्वेस्ट करके लैंड बाय करके और लोगों को डिलीवर कर देते हैं। कुछ अच्छे डेवलपर जो होते हैं वो डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, वो डिलीवर कर देते हैं। और कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं जो कि यानी कि लोगों का जो पब्लिक मनी होता है उसको सही तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते और फिर इवेंचुअली उनके ऊपर क्या होता है कि नैब और FIA के जो केसेस हैं वो फिर इस्टेब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो एंड यूज़र का है या एक आम बंदे का है जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है। आप समझते हैं जो हमारी रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर चेक कर रही हैं कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो रही है
यानी कि कंसल्टेंट लोगों ने रखे हुए हैं, वो प्रॉपर चेक कर रहे हैं, या सोसाइटियाँ खुद से ही जिसका जी जो चाहा बना दिया? सर अगर हम बात करें इसमें जो कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में है तो उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। सबसे पहले इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो प्रोफेशनल्स नहीं है, टाउन प्लानर्स नहीं है, आर्किटेक्ट्स नहीं है, जो इस चीज़ को इंश्योर करें कि किस डेवलपर ने कितना प्लान अप्रूव करवाया है और उसने कितनी फ़ाइल्स बेची हैं। क्योंकि फ़ाइल्स को बेचना किसी की भी ज़िम्मे में नहीं आता कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपर ने 500 प्लॉट्स की अप्रूवल करवाई है और उसके अगेंस्ट उसने 10,000 फाइलें बेची हुई हैं, तो ये उसके रोल में नहीं आता कि उसने कितनी फाइल्स बेची हैं। ना ये चेक करना किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। इसके लिए हमारे अभी पाकिस्तान के अंदर कानून ही नहीं है कि आपने इतनी फ़ाइल ली हैं तो आप चेक एंड बैलेंस के लिए आप उसका कानून बनाएं। अगर आपने इलीगल डेवलपमेंट की हुई है तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की ज़िम्मे में आता है और उसमें से कुछ जो हैं वो अपना रोल इफ़ेक्टिवली प्ले कर रही हैं और सम टाइम ओवरऑल भी हो जाते हैं ड्यू टू सम पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। और चूँकि सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो आपका वो ब्लैक मनी को अगर आपने अवॉइड करना है तो आप इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी के अंदर। आपको नहीं पता लगता कि आपने कितने में ली है, कितने में दी है। चूँकि फ़ाइल सिस्टम है तो वो आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं होती और आपको बड़ी ईजीली क्लीन चिट मिल जाती हैं और इसमें एमनेस्टीज़ का रोल होता है। वकास साहब ये बताइएगा कि कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? सर ये डिपेंड करता है कि आप जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी अट्रैक्शन क्या है। कुछ लोग जैसे हमारा कि पंजाब जो है वो एक एग्रीकल्चरल एरिया समझा जाता है यहाँ पे, तो कुछ लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को अच्छा समझते हैं, जहाँ पे उनको यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जहाँ पे अच्छी होगी वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ बाय करना पसंद करते हैं। हमारी लाहौर के सराउंडिंग में लैंड की जो एग्रीकल्चर फर्टिलिटी है वो इतनी बेहतर नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो है वो इन फॉर्म ऑफ सोसाइटीज़ और इन फॉर्म ऑफ उसमें करते हैं क्योंकि कैपिटल है पंजाब का, तो यहाँ पे वैसे भी लैंड की ज़रूरत हर वक्त रहती है। हर बंदे ने शिफ्ट होना होता है फ्रॉम, यानी कि हमारा माइग्रेशन रेट जो है वो लाहौर के अंदर काफ़ी बड़ा है पिछले चंद एक सालों के अंदर। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर के जहाँ पे हमें ना देखना पड़ता है कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। फिर अगर आप सिटी सेंटर के करीब रहना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आम बंदे की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बाहर हैं। तो फिर वो जो लोग हैं वो शिफ्ट करते हैं, जो हमारे स्लम एरिया है यहाँ वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, या जो हमारी अर्बन फ्रिंजेस हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं या ट्रेंडिंग है वहाँ पे कि सोसाइटीज़ वहाँ पे बन रही है, जैसे शादरा का एरिया है, इसी तरह फैज़पुर इंटरचेंज है। मोटरवे के लॉन्ग इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाई जाती है लोगों में, लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ में अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंटली कुछ लोग जो इंडस्ट्रियल होते हैं वो इंडस्ट्री के लिए लैंड ख़रीदना पसंद करते हैं। ये लास्ट गवर्नमेंट ने जो हाई राइज़ की तरफ आवाम को थोड़ा सा मोटिवेट किया था कि आप हाई राइज़ में जाएं, तो उसमें आप समझते हैं कि एक तो लैंड का जो ज़्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को, तो उसमें हम एग्रीकल्चर लैंड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल सर, उसमें हम बचा सकते हैं बिल्कुल। ये आपकी वैलिड पॉइंट है कि हम उसमें जो लैंड की वेस्टेज है वो हमारी काफ़ी हद तक हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं, हम यानी कि हाई राइज में जाएंगे। लेकिन सर एक्चुअली एवरीथिंग मैटर्स ऑन प्रॉपर प्लानिंग, और जो आपका रेगुलेटर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो प्लानिंग को जो है ना उस तरह करे कि फॉर एग्जांपल अगर आज के दिन के ऊपर हमने गुलबर्ग को हाई राइज़ करना है तो इसमें आने वाले 10 सालों के बाद अगर आप यहाँ पे सारा हाई राइज़ कर दें तो क्या उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड्स हैं वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, यहाँ पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमें चलानी है तो उसकी कैपेसिटी है, यहाँ पे जो फिर आपके जो सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, ये इश्यूज़ आएंगे। अगर आपकी ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं तो हाई राइज़ में जाना इज़ नो डाउट वेरी चार्मिंग आइडिया। बट अगर आपने 10th फ्लोर के ऊपर जाके रहना है, वहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको नीचे आते हैं सीवरेज आपको मिलता है, तो फिर उससे बेहतर है कि आप हाई राइज़ की तरफ ना जाएं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर नो डाउट इसमें जो है कराची की एग्जांपल ले लें तो कराची में हाई राइज़ की तरफ तो लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। अभी आप देख रहे हैं कराची में पानी खड़ा हुआ था, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ था, तो उसमें रोल प्ले करने वाली सर बात है ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इश्यूज़ को सिर्फ एड्रेस कर देना इज़ नॉट इनफ।
अनटिल आप एड्रेस भी करें, लेकिन उसके साथ साथ आप जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि एक आम बंदे की पहुंच के अंदर वहाँ पे रेजिडेंस आए। अगर आप गुलबर्ग के अंदर 2 करोड़ या 3 करोड़ का अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो वो एक आम बंदे की जो है वो पहुंच से बाहर होगा। तो इसमें ये फैक्टर्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। जी नाज़रीन, आज हमने इंजीनियर वक्कास साहब से डिटेल से बात की कि प्रॉपर्टी कब, कैसे और कहाँ लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक नेसेसरी हैं जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त हमें देखनी चाहिए। अपने मेज़बान इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।